गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये लेसन का हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें मैं जनरली आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस के बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, और हम सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। आज का अपना इतना टॉपिक है जो आपके न्यू सिलेबस है आपका 2020 का, इस साल जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। उसे स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ स्टेट बोर्ड वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो रहता है इसके बारे में बच्चों आप जानते हो कि ये जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में रहता है सॉल्वेंट और रहता है सोल्यूट। सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट हम उसको बोलते हैं जो रहता है लेस अमाउंट में, जो रहता है लेस अमाउंट में उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। जो रहता है मोर अमाउंट में उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? जो रहता है लेस अमाउंट में उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जो रहता है मोर अमाउंट में उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब देखो यहां पर कंसंट्रेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, या बहुत बार आप लोगों ने सुना है इसको। क्या होता है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस amount of solute in solution में कितना सोल्यूट है ये एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म यूज की जाती है। अब देखो बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो रहता है, अमाउंट और यू कैन से नंबर ऑफ सोल्यूट, अगर इसी को नंबर ऑफ सोल्यूट में ले लेंगे, अमाउंट में ले लेंगे हम, तो जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड होती है वो हर एक प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एक्चुअली ये रिलेशन है सॉल्यूशंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट रहता है उसी के ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस लेसन में हमने कंसंट्रेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने 11th स्टैंडर्ड में, कि इसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे मोलैरिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसमें वॉल्यूम रहता है, इसका एक फॉर्मूला दिया था हमने। वैसे एक रहता है मोलैलिटी, इसमें टेम्परेचर नहीं रहता है, मास ऑफ सॉल्वेंट रहता है, ये एक दूसरी टर्म है हमारी। तीसरी नॉर्मेलिटी, वैसी एक रहती है फॉर्मेलिटी। वैसा ही रहता है हमारा मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो ये सब चीजें हो गई किसके बारे में बच्चों? कंसंट्रेशन के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो सोल्यूट है, सोल्यूट को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन को बताने के हमारे पास इतने तरीके होते हैं, कंसंट्रेशन को हमको डिफाइन करने के लिए हमारे पास इतने सारे वेज है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड होती है उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं, लेकिन तो भी एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है यहाँ पर देखेंगे हम। अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आपकी स्टेट के ऊपर डिपेंड होता है। भाई देखो सॉलिड जो रहता है, सॉलिड सोल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, ऐसे वाले सबसे ज्यादा आपने सॉल्यूशन देखा है। तो इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जैसे कि सलाइन सॉल्यूशन। सलाइन सॉल्यूशन आप ले लो, सलाइन सॉल्यूशन है नमक का पानी आप शॉर्ट में बोल सकते हो। तो इसमें सॉलिड सोल्यूट होता है, लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही आप उल्टा भी चेंज कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे, जैसे कि गैसेस, गैसेस को सोल्यूट ले लिया मैंने और यहां पर सॉलिड सॉल्वेंट लेते हैं, सॉलिड सॉल्वेंट। तो यहां पर बनेगा, इसका एग्जांपल हम देखा सकते हैं प्यूमाइड स्टोन, प्यूमाइड स्टोन। या तो फिर हमने देखा है कि बहुत सारी गैसेस एज अ कैटलिस्ट हम यूज करते हैं, तो उस टाइम पे कैटलिस्ट जो रहता है हमारा सॉलिड रहता है, मेटल कैटलिस्ट यूज किया जाता है, और गैसेस कैसे रहती है हमारी सॉलिड रहती है। तो ये भी हो गया प्यूमाइड स्टोन एक एग्जांपल है। प्यूमाइड स्टोन एक स्टोन होता है जिसके अंदर ये एक्चुअली जब लावा जब सॉलिडिफाइड होता है ना, जब लावा सॉलिडिफाइड होता है, जब बनता है प्यूमाइड स्टोन, तो उसके अंदर एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती है वो ट्रैप हो जाती है। दैट्स व्हाई वो अंदर से पोरस होता है, हल्का होता है, और ये एक बड़ा अच्छा स्टोन होता है जो पानी के ऊपर तैरता है।
अंडरस्टूड। तो ऐसे ही आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है, ये टेबल को आपको थोड़ा देख लेना आप जब भी पढ़ोगे तो, ठीक है। नाउ मैं आपको बात बता रहा हूं आज सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसको बोला होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर मैंने एक बीकर में पानी लिया और इस पानी में हम एक सॉल्यूट डाल रहे हैं, जैसे कि लेट एन एग्जांपल मैं NaCl को इसमें ऐड कर रहा हूं और यहां पर मैंने ले लिया लेट एन एग्जांपल 100 ml वाटर। तो 100 ml वाटर में हम NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो ये 100 ml वाटर में कितना भी आप NaCl डालोगे वो डिसॉल्व होते ही जाएगा क्या? नहीं, ये बात गलत है। एक लिमिट होती है, वहां तक ही NaCl डिसॉल्व होगा। यानी दिस 100 ml वाटर और या सर्टन अमाउंट ऑफ वाटर हैज अ कैपेसिटी टू डिसॉल्व अ सर्टन सॉल्यूट, उसके ऊपर ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकता है। जब तक उसकी कैपेसिटी फुलफिल नहीं होती, जब तक वो कोई भी सॉल्यूट डालो, अब जो भी सॉल्यूट डालोगे वो डिसॉल्व होते जाएगा। और अगर एक बार कैपेसिटी फुलफिल हो गई तो उसके बाद आप वही सॉल्यूट को डालोगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो देखो जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, लेट एन एग्जांपल, एक हम टर्म ले लेते हैं 5 ग्राम NaCl इन 100 ml वाटर। ये हमने अपने मन से लिया है, एग्जांपल लिया है कि समझ लो 100 ml वाटर में 5 ग्राम NaCl डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है। तो अगर हम 5 ग्राम NaCl से ज्यादा यानी यू कैन से 6 ग्राम NaCl हम डालते हैं 100 ml वाटर में, तो क्या होगा? हमने 6 ग्राम NaCl वाटर में डाल दिया 100 ml वाटर में, इसकी कैपेसिटी तो 5 ग्राम डिसॉल्व करने की थी। यानी आई मीन टू से दैट कि 1 ग्राम यहां पर क्या हो जाएगा, एज इट इज बैठा रहेगा। ये रिमेनिंग 1 ग्राम NaCl है और बाकी का जो 5 ग्राम NaCl रहेगा वो सॉल्यूशन में कैसा रहेगा बच्चों? डिसॉल्व रहेगा। ये 5 ग्राम NaCl सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। यहां पर एक और बस बहुत अच्छी बात आती है कि यहाँ के जो सॉल्यूट, ये समझ लो लेट एन एग्जांपल, एक क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही बैठे हुए हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ के कुछ क्रिस्टल्स डिसोसिएट होके सॉल्यूशन में उतरते हैं। समझ लो इसके 100 मॉलिक्यूल यहां से यहां आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली दूसरे 100 मॉलिक्यूल रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, यानी कैसे क्रिस्टल में आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है। आई मीन टू से दैट कि यहाँ पर हो रहा है एक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम बन रहा है। इस इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि यहाँ के कुछ मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं और सॉल्यूशन के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों? इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम में 1 ग्राम NaCl 5 ग्राम NaCl टेक पार्ट कर रहे हैं। तो जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लेट एन एग्जांपल, मैंने इन शॉर्ट, अगर शॉर्ट में बोलूं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नहीं ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा हमको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जांपल हम देंगे। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे तो द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमको लगता है टू फुलफिल देयर कैपेसिटी और यू कैन से टू अचीव इक्विलिब्रियम, टू अचीव इक्विलिब्रियम। तो यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सबसे अच्छी टर्म क्या होती है? टू अचीव इक्विलिब्रियम। यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होता है, एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। तो आई मीन टू से दैट कि अगर आप 5 ग्राम NaCl डालते हो, 5 ग्राम NaCl इन 100 ml डालते हो, तो जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। बट अगर आप जैसे कि 3 ग्राम NaCl आप डाल रहे हो, 3 ग्राम NaCl इन 100 ml डाल रहे हो, तो जो सॉल्यूशन बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों? दिमाग में आ गई बात? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोले तो कैपेसिटी फुलफिल करना। हमने लिया था 5 ग्राम में 100 ml रहता है, ठीक है, तो सॉरी 100 ml में 5 ग्राम रहता है, तो हमने इतना ही डाला है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कैपेसिटी फुलफिल हो रही है, ये बन रहा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बन रहा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम 7 ग्राम NaCl ऐड कर रहे हैं इन 100 ml वाटर, तो जो सॉल्यूशन बनेगा कैसा बनेगा? ये सैचुरेटेड को भी क्रॉस कर दिया है तो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिमाग में आगे बातें क्लियर है? ठीक है। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसकी बच्चों सिर्फ डेफिनेशन आपको मिलेंगी। आपने जो टेबल मिला है इसमें एक एक दो मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। यानी अभी हमने जितना टॉपिक पढ़ा है, एक्चुअली आज हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं हम,
क्योंकि जैसे हमने लिखा है सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 1, इसके और भी वीडियोस बनेंगे और इन सभी वीडियोस में एक टॉपिक्स में पढ़ाते जाऊंगा ना, कंटिन्यू हमारे टॉपिक्स चलते रहेंगे, पूरा लेसन हम कंप्लीट कर देंगे। तो अभी हमने जो पढ़ा है वो इंट्रोडक्शन टॉपिक में आ रहा है और इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में पूरे के पूरे एक्चुअली डेफिनेशन वाले टर्म्स है जो आपकी बुक में लिटरली डेफिनेशंस दी हुई है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यानी क्या बोलेंगे हम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम बोलेंगे बेटा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी। अब देखो सॉल्युबिलिटी जो टर्म होती है ये पर यूनिट के हिसाब से होती है, इसका एक अच्छा यूनिट है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जनरली नॉर्मली जो यूनिट उसकी यूज होते हैं ग्राम पर लीटर, समझ में आएगा, ग्राम पर लीटर। वैसे ही हमारे सॉल्युबिलिटी में एक टर्म और यूज होती है मोलर सॉल्युबिलिटी, कभी आपको ये भी मिल जाएंगे मोलर सॉल्युबिलिटी। तो उस टाइम पे आप कितने ग्राम सोल्यूट ऐड कर रहे हो ये नहीं लिखना है आपको, कितना मोल ऐड कर रहे हो ये लिखना है आपको, यानी आई मीन टू से दैट कि आपको ग्राम से मोल बनाना पड़ेगा। तो इसका यूनिट रहेगा मोल्स पर लीटर। सभी सोल्यूट के लिए अलग अलग रहेगा, सभी सोल्यूट की बातें अलग अलग रहेगी। तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन टर्म, डेफिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर हमको पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में बच्चों हमारा सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो मैं एक व्यू देता हूं इसके ऊपर। सबसे पहले नेचर है क्या होता है? नेचर हम कौन से नेचर की बात करते हैं? हम नेचर, हमारे इसमें नेचर बोले तो यहां पर आता है पोलर या तो फिर नॉन पोलर, बराबर है, आप अच्छे से जानते हो पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। तो यहां पर एक टर्म यूज होती है लाइक डिसॉल्व लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अंडरस्टूड। तो लाइक डिसॉल्व लाइक यानी पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। समझ में आया क्या बता रहा हूं मैं? पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम इसको एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है। अब ये वाटर कौन सा सॉल्वेंट है बच्चों? ये है पोलर सॉल्वेंट, आप जानते हो। क्यों पोलर है अगर किसी ने पूछा तो आप क्या बताओगे इसके पीछे? आप जानते हो यहाँ पर कि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आता है, अंडरस्टूड, बराबर है कि नहीं है? इसके ऊपर स्लाइटली निगेटिव का ये डेल होता है, ये जो बना है इसको बोलते हैं डेल। इसको ये ऐसा बनाना चाहिए, इसको रियलिटी में ऐसा दिखता है, अंडरस्टूड। डेल, ये डेल पॉजिटिव है, डेल निगेटिव है, और डेल पॉजिटिव इधर डेल निगेटिव ले लेते हैं हम, बराबर है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पोलैरिटी होती है, निगेटिव चार्ज वाली पोलैरिटी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाली पोलैरिटी होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए बाय इंडक्टिव इफेक्ट ये क्या करेगा, अपने तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा खींच लेगा, बराबर है ना, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं उसको। और जिसके कारण इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसलिए पोलर है। तो ये पोलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वही सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे जो रहेंगे पोलर इन नेचर। तो देखो जैसे कि आप NaCl डालते हो, यस NaCl आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, बराबर है कि नहीं है? क्योंकि NaCl कैसा है, पोलर इन नेचर होता है। बट अगर आप अल्केन्स डालते हो, अल्केन्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अल्केन डिसॉल्व होने वाला है वाटर में? नहीं, अल्केन विल नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों नहीं होता अल्केन डिसॉल्व? क्योंकि अल्केन में क्या होता है, कार्बन चेन। अल्केन की बात क्या होती है, जैसे कि हायर अल्केन देते हैं, जनरली हम हायर अल्केन की बात करेंगे। हायर अल्केन्स अगर मैं लेता हूं तो हायर अल्केन्स में क्या होता है बच्चों, कार्बन चेन होती है, और कार्बन चेन कैसी होती है, नॉन पोलर इन नेचर।
कैसी होती है? NP, नॉन पोलर इन नेचर। अंडरस्टूड? इसलिए वो डिजोल्व होगा क्या? नहीं। लेकिन हाँ, बट अगर आप शुगर को डिजोल्व करते हो, तो यस, शुगर विल डिजोल्व इन वाटर। बट व्हाई? बिकॉज यहां पर इन दोनों में क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इनके बीच में? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले, हम पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, अच्छे से पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके कारण शुगर पानी में डिसॉल्व होती है। ठीक है। अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, जैसे मैंने एक बेंजीन सॉल्वेंट ले लिया, बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, बहुत सॉल्वेंट ऐसे, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट में आते हैं। बेंजीन फैमिली इसी में आती है, वाटर फैमिली अलग ही है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वहां पर अलग ही अकेला राजा है वाटर, यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। बेंजीन ले लिया हमने, बेंजीन में अगर मैं नैप्थेलिन को डालता हूं, नैप्थेलिन को अगर मैं डिसॉल्व करता हूं तो यस इट विल डिसॉल्व। बट अगर नैप्थेलिन को अगर मैं इसमें डालता हूं, किसमें? हम वाटर में, तो ये डिसॉल्व होगा क्या? नहीं, क्योंकि नैप्थेलिन कैसा है बच्चों? नॉन पोलर इन नेचर। नैप्थेलिन कैसा है? नॉन पोलर इन नेचर। वैसे अगर मैं इथेनॉल, नैप्थेलिन हो गया, सॉरी कैम्फर ले लेते हैं हम, कैम्फर, कपूर आप जानते हो, अगर कपूर को हम बेंजीन में डिसॉल्व करेंगे तो यस यहां पर हो जाएगा, लेकिन कपूर को इधर डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या? नहीं। दिमाग में आ गई बातें? ऐसे इसके ऊपर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में डाला हुआ है, न्यू सिलेबस में, छोटा मोटा है पर आ सकता है। जैसे कि हम आज पढ़ रहे स्टेट बोर्ड के बारे में, हम जेई नीट के बारे में नहीं पढ़ रहे, मैं आपको स्टेट बोर्ड के बारे में बता रहा हूं, और मैं आपको वो हर छोटी छोटी सी बातें बताऊंगा जो आपको आउट ऑफ आउट लाने के लिए मदद करेंगी। अंडरस्टूड? तो यहां तक दिमाग में आ गई बातें इतनी। तो ये हमारी होगी फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी का पार्ट 1। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है नेचर ऑफ सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट। नेचर आया, पोलर, नॉन पोलर, सीधा दिमाग में बैठा के रखो बिल्कुल, जैसे नेचर की बात आई, पोलर, नॉन पोलर। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है उसका नाम है टेम्परेचर फैक्टर। बड़ा काम का फैक्टर है टेम्परेचर फैक्टर, जादुई फैक्टर है। बहुत कुछ सोचते हैं लोग टेम्परेचर के बारे में, कई जगह पे बोली जाती है। कई बच्चों का, अगर मैं अभी बच्चों से, अगर अब तो यार तुम वीडियो में हो, तुमसे लाइव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, लाइव इंटरेक्शन रहता तो जरूर पूछता कि बताओ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहेगा। आप लोगों को अगर मैं पूछता बताओ अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी ही कम होगी, तो इसमें बहुत सारे बच्चे देते हैं आंसर कि टेम्परेचर बढ़ता है सोल्युबिलिटी बढ़ती है। सवाल ये उठता है क्यों बढ़ती है? क्या आप सही हो? नहीं, आप सही नहीं हो। हर जगह पे जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है वैसा ही रहेगा। पर यहाँ पर थोड़ा डिटेल में है, देखेंगे हम कैसे डिटेल में। एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने के कारण सोल्युबिलिटी कभी कभी बढ़ती भी है, किसी किसी केस में कम भी होती है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें बढ़ती है सोल्युबिलिटी, और ऐसा कौन सा केस है जिसमें सोल्युबिलिटी कम होती है? तो देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहली बात, ये सब फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड होती है? वेदर, हमारी रिएक्शन, यानी सोल्युबिलिटी वाली रिएक्शन, सोल्युबिलिटी जो होती है, सोल्युबिलिटी एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सब इसके ऊपर डिपेंड होता है। बच्चों आप जानते हो एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोले तो हर वो रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट होती है। क्या होती है बच्चों? हीट लिबरेट होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हर वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर सोल्युबिलिटी भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होती है। अगर आप KCl है, अगर आप KCl को पानी में डाल रहे हो, KCl को पानी में डाल रहे हो तो कैसी रिएक्शन होती है? ये KCl जाके पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। यहां पर हो रहा है, ये सोल्युबिलिटी हो रही है, डिसॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है एंडोथर्मिक। कैसा होता है बच्चों? एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है इसको हीट चाहिए, इट विल एब्जॉर्ब हीट, हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब चाहिए इसको, यानी इसको किसकी जरूरत है? हीट की जरूरत है। आप टेम्परेचर बढ़ाओ उसको हीट मिलेगी, यानी इसका मतलब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो इसकी इच्छा पूरी हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब क्या हुआ बताओ मुझे? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो चाहता है वही काम हो रहा है, यानी इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। वेरी गुड। यहां पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। आपने जो सोचा था वही बराबर है। अंडरस्टूड? यहां पर
लेकिन कोई कोई केस ऐसे भी होते हैं बच्चों, जैसे कि देखो हम अगर यहां पर ले रहे हैं जैसे कि NH4NO3 हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? NH4NO3 ले लो, या आप NH4NO2 भी ले सकते हो। चलो आप मैंने NH4NO2 ले लिया, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है NH4NO2। अगर इसको हम बीकर में डालेंगे, यहाँ पर हमने पानी लिया, इसे बीकर में डाल रहे हैं, भाई ये डिजोल्व होगा इसमें जाके। अगर ये इसमें डिजोल्व होता है, NH4NO2 किसमें डिजोल्व होता है? वाटर में डिजोल्व होता है। तो यहां पर रिएक्शन कौन सी होती है? रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। आप CaCl2 डालोगे तो भी वही किस्सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है बोले तो मतलब हो क्या रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है मतलब हीट लिबरेट हो रही है, यानी अगर आप इसको हीट दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो हीट लिबरेट करना है ना, आप कुछ ऐसा इंतजाम करो कि उसको हीट लिबरेट करने में आसानी जाएंगी। यानी अगर आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो तो आप उसका एटमॉस्फेयर ठंडा बना दो। जैसे आप एक बीकर में आप CaCl2 डाल रहे हो, आप CaCl2 डाल रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो, स्टर करते जा रहे हो, डिसॉल्व हो ही नहीं रहा। तो भाई आप क्या करोगे इस टाइम पे? आप गर्म करोगे? नहीं, आप गर्म करोगे तो काम बिगड़ जाएगा आपका। आपको करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है बड़ा वाला, उसमें बर्फ लगाना है आजू बाजू, उसके बीच में रखो अपने बीकर को, ठंडा एटमॉस्फेयर मिलेगा, जल्दी जल्दी डिसॉल्व होगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, यानी यू कैन से टेम्परेचर डिक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये दूसरा फैक्टर, बड़ा काम का फैक्टर था हमारा। तो यहां पर कहानी बदलती जाती है। इसके ऊपर ग्राफ भी दिया है हमारी बुक में, अब एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं कुछ इसके। जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ की बारे में बात करूं, छोटा सा ग्राफ है, आराम से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हम यहां पर एक ग्राफ ले लेते हैं। ये है हमारा सोल्यूबिलिटी वाली टर्म, ये है टेम्परेचर वाली टर्म, अंडरस्टूड? तो यहां पर क्या होता है, हम ये दोनों फैक्टर यूज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस, दोनों वाले। तो तुम बताओ मुझे CaCl2 का ग्राफ कैसा होना चाहिए? CaCl2 का ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए, ऊपर से नीचे, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। गॉट इट? बराबर है? सही है। अगर हम देखेंगे KNO3 NNO3 के बारे में, KNO3 बहुत जबरदस्त रिएक्ट, KNO3 यहां पर हम KNO3 भी डाल सकते थे। KNO3 एंडोथर्मिक वाला केस में आता है। KNO3 तो जनरली आपने लेबोरेटरी में शायद यूज भी किया होगा, कभी आपको मौका मिला होगा तो। KNO3 अगर पानी में डालो तो आपका जो बीकर रहता है, पूरा पानी वाला जो बीकर रहता है, एकदम से पूरा चिल्ड हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आजू बाजू की पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेता हो, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, पूरी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी कारण आपका बीकर पूरा ठंडा हो जाता है। ऐसा लगेगा कि आपने फ्रिज से निकाल के रखा उसको, बड़ा जादुई केमिकल है, पानी में डालो पूरा पानी ठंडा। KNO3 की अगर हम बात करेंगे तो KNO3 का कैसा होता है? ये KNO3 का ग्राफ है, KNO3 का ग्राफ बराबर है, कितना सडन इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हिट चाहिए आप देते जाओ। वैसे ही NaNO3 की बात करूं तो ये NaNO3 का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये NaNO3 का ग्राफ है, यहां पर भी सडन राइज हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ और मिलते हैं, जैसे कि NaBr, KBr, ये ले लिया हमने एक NaBr का, ऐसा ही कुछ आप KBr का भी ऐसा ही कुछ बनेगा, यहां पर भी इंक्रीज हो रहा है, सडन ही इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कुछ केमिकल ऐसे भी होता है जिसमें धीरे धीरे इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, बट धीरे धीरे। जैसे कि उनका एग्जाम्पल कौन है? ये हमारा एक एग्जाम्पल है KCl, ये एक एग्जाम्पल है NaCl, धीरे धीरे हल्का सा राइज हो रहा है। KNO3 की बात ही अलग है, देखो KNO3 एकदम से राइज हुआ, इसमें नहीं हो रहा है इतना। यानी अगर आप शरबत बनाते हो नमक डाल के, क्या होगा? नमक डाल रहे हो आप, कौन सी रिएक्शन हो रही है? क्या हो रहा है? आपका शरबत ठंडा होना चाहिए कि गर्म होना चाहिए? ऐसा अच्छा है कि आप NaCl डाल के बनाते, KNO3 डाल के रहते, आपको फ्रिज का पानी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा वैसे ही चिल्ड हो जाता गर्मी के दिनों में। चलो यानी तो अच्छा है कि हमारा टेबल सॉल्ट NaCl है, थोड़ा सा ही हीट एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बताता है, थोड़ा सा हल्का सा पानी ठंडा होता है। हाँ, लेकिन हम मैन्युअली अगर हमारे हाथ से चेक करने जाएंगे तो हमको उतना फील नहीं होता है, क्योंकि हल्का फुल्का जो फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर होता है वो हमारे लिए फीलिंग के बाहर की बात होती है। तो ये बस समझ में आया बच्चों, ग्राफ दिमाग में बैठ गया ग्राफ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस बड़ी काम की होती है, गैसेस के ऊपर एक पूरा लेसन है गैसियस स्टेट।
हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चलो गैसेस के ऊपर बात करेंगे। गैसेस एज सॉल्यूट, अगर गैसेस सॉल्यूट होता है तो क्या होगा? तो देखो बच्चों, गैस अगर सोल्यूट है और गैस को मैं किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, समझ लो लेट एन एग्जांपल, लिक्विड सॉल्वेंट है यहां पर, इसको मैं इसमें डिसॉल्व कर रहा हूं गैस को, तो क्या होगा? अब इफ यू राइज द टेम्परेचर देन व्हाट विल हैपन? सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस। क्यों, कैसा होगा? देखो भाई, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, गैसेस विल एक्सपांड, बराबर है ना? ऑन राइजिंग टेम्परेचर गैसेस विल एक्सपांड, जो भी एक्सपांड होंगी इट रिक्वायर्ड लार्ज वॉल्यूम, इसको ज्यादा जगह लगेगी, तो इसीलिए क्या करेगा? वाटर उतनी वॉल्यूम दे सकता क्या उसको? नहीं दे सकता, इसीलिए गैस को क्या होना चाहिए? तो बाहर आना चाहिए। देयरफॉर गैसेस एस्केप्स आउट साइड। दिमाग में आ गई बात? यानी इसका मतलब क्या हुआ? गैसेस पे तो एक ही साइड में इफेक्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। यहां पर एंडोथर्मी एक्सोथर्मी वाली बात नहीं आएंगी। दिमाग में बैठ गया बच्चों? अब हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जिसका नाम है प्रेशर। क्या है जिसका नाम? प्रेशर। प्रेशर जो होता है, प्रेशर के ऊपर तो बहुत अच्छी अच्छी बातें चली है, देखेंगे हम। सबसे पहले तीसरा फैक्टर हमारा प्रेशर। चलो ले लेते हैं सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड है, तो गैस सॉलिड टर्म बाद में लेंगे। देखो जैसे कि लेट एन एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं, अगर सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट है, क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड या लिक्विड सॉल्वेंट है, तो क्या होगा बच्चों? अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं और फिर प्रेशर को काउंट करता हूं, तो सबसे पहली एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं भाई, प्रेशर आप सॉलिड को जितना भी लगाओगे, ऐसा नहीं कि आप प्रेशर लगा रहे हो सॉलिड को, सॉलिड छोटा हो जाएगा। कंप्रेस होता है क्या? ये बोर्ड होता है क्या कंप्रेस? क्या क्या कभी कंप्रेस आप लोगों ने लगाओ प्रेशर? बाहुबली हो तुम लोग, लगाओ इसी प्रेशर, होगा कंप्रेस? नहीं होता है। लिक्विड पानी को कंप्रेस करके दिखाओ, देखो पानी को कंप्रेस करके, वो भी नहीं होगा। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये सब लोग कैसे है बेटा? इनकंप्रेसिबल, ये इनकंप्रेसिबल है, इसीलिए नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ा रहा है, प्रेशर कम कर रहा है, कोई चेंज नहीं सोल्यूबिलिटी के ऊपर, जैसी है वैसी है ये। बट वेरी इंपॉर्टेंट, गैसेस एज सोल्यूट, अगर गैसेस सोल्यूट है तो बात निराली है। यहाँ पर गैसेस सोल्यूट था तो बाहर निकलता था, लेकिन यहाँ पर बात बड़ी निराली है, निराली बात है। देखेंगे कैसा होता है। अगर मैंने ये ले लिया एक बीकर और इस बीकर में हमने डाला है पानी, इसके ऊपर नाइट्रोजन गैस उड़ रही है, ये नाइट्रोजन गैस के वाटर के ऊपर प्रेशर लगाती है, तो ये इसको बोलेंगे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस। बहुत कुछ होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, डिटेल में तो हमने गैसियस स्टेट लेसन में पढ़ा है। लगा रहा है? अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा, इफ ये प्रेशर इंक्रीजेस, अपवर्ड एरो बोले तो इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? नाइट्रोजन गैस फिर क्या लगाएंगे? डुबकी लगाएंगे पानी के अंदर, पानी के अंदर चले जाएंगी। यानी इसका मतलब पानी के अंदर जाना बोले तो क्या हो रहा है? सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। इसका मतलब सिंपल भाषा में, अगर ऊपर लेयर, ये जो वाटर कॉलम की जो लेयर होती है, इस लेयर के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा? सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। क्या होगा? सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अंडरस्टूड? दिमाग में बड़ी बात। अब देखो यहां पर हम यहां से, ये तो अब मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन हमको तो हेनरी ने बताया था, हेनरीज लॉ। यहां पर एक हेनरीज लॉ बनाया गया है। हेनरीज लॉ अभी स्टेट बोर्ड का ही बता रहा हूं मैं तुमको। हेनरीज लॉ के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया हो। जब कभी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो जरूर बताऊंगा आपको ये। अभी तो हम सिर्फ स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो, अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। नाउ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के बारे में बात करेंगे। हेनरीज लॉ क्या बता रहा है? एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी, सोल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल है। एस इज इक्वल टू के पी, के एच ले लो आप, ये कांस्टेंट है, हेनरीज कांस्टेंट। अंडरस्टूड? यहां पर क्या होता है? एस क्या है बच्चों? सोल्युबिलिटी।
और पी क्या होता है? पी क्या होता है? प्रेशर। अगर इफ प्रेशर जो होता है, प्रेशर आप 1 एटीएम ले लो, 1 एटीएम प्रेशर है, तो क्या होगा भाई? S इज इक्वल टू KH। तो हमने कांस्टेंट की डेफिनेशन बना सकते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एट 1 एटीएम प्रेशर। आप जिस गैस के बारे में बात करोगे उसी गैस का प्रेशर आप 1 एटीएम लेना पड़ेगा। तो ये बात हुई किसके बारे में? हम किसके बारे में पढ़े हमने आज? सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़े। अभी सॉल्युबिलिटी के 2 फैक्टर यहां पे लिखे हुए, इधर टेम्परेचर का, इधर प्रेशर का। अंडरस्टूड? तो बच्चों आज हमने जितना भी पढ़ा है ये आपका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट को आप अच्छे से अपने दिमाग पे बैठा लो, बिल्कुल अच्छे से बैठा लो। एक बार अगर आपको स्टार्टिंग अच्छी रही तो फिर आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं। लेसन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लेसन है। मैं आपको हर एक ट्रिक दूंगा, छोटी मोटी ट्रिक भी दूंगा, जिसकी मदद से आप न्यूमेरिकल से लेके तो हर एक चीजें सॉल्व कर सकते हैं। लेसन को पिछले सिलेबस से इस सिलेबस में थोड़ा अच्छा रिवाइज किया गया है, कुछ और बातें डाली गई है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इस वीडियो में आप इस लेसन के बारे में थोड़ी अच्छी बातें और हाई लेवल की बातें पढ़ोगे। ये तो सब छोटा मोटा इंट्रोडक्शन पार्ट था, ठीक है। थैंक यू सो मच।